गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपीएन एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। कल हमने जो समास जो चैप्टर शुरू किया था, थर्ड हिंदी का, जो सामान्य हिंदी का थर्ड चैप्टर है समास, उसको मैंने शुरू किया था कल, जिसमें हम लोग समास में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। और आज हम लोग को कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, 4 टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है ना। तो देखिए, आइए पहले हम लोग एक नज़र कल का जो चैप्टर शुरू हुआ था उसमें क्या क्या हमने बताया था उस पर एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। सबसे पहले जो समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। ठीक है ना। जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अब संक्षेपीकरण का मतलब जो होता है यानी कि संक्षेप में लिखना। ठीक है, संक्षेप में लिखना होता है। ठीक है ना। और समास का जो परिभाषा होता है वे होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है। दो या दो से शब्दों के अधिक शब्द से मिल करके बने हुए जो नए सार्थक शब्द होता है वह समास कहलाता है। ठीक है ना। और समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, जो कि 4 टॉपिक है और उसमें एक जो तत्पुरुष समास है उसी के अंतर्गत हम लोग कर्मधारय समास और द्विगु समास को भी पढ़ ले रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने अव्ययी भाव जो बताया था, अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद जो प्रधान होता है। ठीक है, उसका जो पूर्व पद होता है वह प्रधान होता है। और अव्ययी भाव को पहचानने का ट्रिक है, यानी कि सारे जो जिसमें भी उपसर्ग लगा हो यानी प्रथम पद उपसर्ग हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है ना। ठीक है। और तत्पुरुष समास जो होता है उसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसको पहचानने का ट्रिक है कि जो इसमें ना कारक चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में लगा होता है। ओके। और जो कर्मधारय समास होता है इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास किसे कहते हैं पहले हम लोग ये जानेंगे, जो कौन नंबर का है दूसरे में। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें जो होता है ना विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है ना। उपमेय और उपमान का भी संबंध इसमें दिखाया जाता है कर्मधारय समास में। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना। कर्मधारय समास वे होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी पूर्व पद जो होता है विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम इसका जो होगा पुरुषों में उत्तम। ठीक है, पुरुषों में उत्तम, जो पुरुष है ये हमारा विशेषण है और उत्तम जो दिया हुआ है ये विशेष्य है। ठीक है ना, समझ गए? इसमें जो संबंध कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है कर्मधारय समास में वो विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय का अभेद रहित आरोप होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना। जैसे पुरुषों में उत्तम ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ लिख दिया। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ठीक है, नीला है जो कंठ अर्थात शंकर जी का। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आ गया। ठीक है, जैसे सद्धर्म है, नीलकंठ है, नीलगाय है, महादेव है, ये सब के सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। ठीक है, अगला है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है द्विगु समास का। ठीक है, द्विगु समास जो है उसमें भी, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। सबसे पहले हम लोग द्विगु समास का जो है परिभाषा यहाँ पे लिख ले रहे हैं, जो
ख नंबर है दूसरे का, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और इसका जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। जो द्विगु समास होता है ना उसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद इसका संख्यावाची होता है। ठीक है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे चौराहा। ठीक है, चौराहा, तो इसमें जो ये प्रथम पद यानी पूर्व पद जो है वो संख्यावाची यानी संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, चौ का मतलब क्या होता है, चार होता है, चार राहों का समूह। ठीक है, चार राहों का समूह क्या कहलाता है, चौराहा कहलाता है। तो चार जो संख्यावाची पूर्व पद में आ रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, द्विगु समास के अंतर्गत आ गया। ठीक है ना, जिसका उत्तर पद, और देखिए अगर ऐसे हमने चौ लिख दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं, यानी कि ये पद प्रधान नहीं है, जबकि ये जो राह लिखा हुआ है ना ये प्रधान है। ठीक है, इसी को मिला करके इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यानी कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो इसका जो पूर्व पद है वो प्रधान न होकर के संख्यावाची होता है, जबकि उत्तर पद हमारा प्रधान होता है द्विगु समास में। ठीक है, वे द्विगु समास कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिखा चौराहा, इसका एक और एग्जाम्पल हमने लिखा ये तिराहा, पंचवटी, ये सब जो भी होते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे पंचवटी, पांच वटों का समूह। ठीक है, पांच जो वट मीन्स क्या होता है, वृक्ष होता है, पांच वृक्षों का जो स्थान होता है वो हमारा पंचवटी कहलाता है। ठीक है, पांच वृक्षों का स्थान पंचवटी कहलाता है। तो पांच जो है क्या है, संख्यावाची है। ठीक है, संख्यावाची, और संख्यावाची किस में आता है, द्विगु समास में आता है। ठीक है, जैसे ये नवग्रह लिख दिया, नवग्रह। ठीक है, नौ ग्रहों का समूह। ठीक है, नौ ग्रहों का समूह, तो नौ क्या है, संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर का जो है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, जिसमें पहला पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है और उसके बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है। योजक चिन्ह मतलब और, या, अथवा, ये सब क्या हुआ हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ऐसे होता है, इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे दिन और रात। ठीक है, तो और यहाँ पे छुपा हुआ है ना, जो योजक चिन्ह है इसके रूप में और छुपा हुआ है, जहाँ पे और, या, अथवा ये सब लगा हुआ है और दोनों पद प्रधान। देखिए दोनों पद, दिन भी अपने आप में पूर्ण है और रात भी पूर्ण है। ठीक है, तो दोनों क्या है, अपने आप में वो एक प्रधान रूप है। ठीक है ना, प्रधान शब्द है, दोनों के दोनों, उत्तर पद पूर्व पद दोनों प्रधान होता है, जबकि बीच में जहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ दिख जाए वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का मतलब ही वही होता है, मतलब एक दूसरे के बराबर। ठीक है ना, दोनों क्या है, बराबर होता है, दोनों प्रधान होता है, पहला पद दूसरा पद। ठीक है ना, और बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने भाई और बहन, भाई बहन, तो दोनों क्या, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो ये क्या हुआ, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, ओके। कोई भी चीज ले, जैसे पाप पुण्य का हमने ले लिया, माँ बाप, पाप पुण्य दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के समान है। ठीक है, और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो द्वंद्व समास हो गया। ठीक है ना, जैसे माँ बाप,
दोनों क्या हुआ, दोनों बराबर है और बीच में योजक चिन्ह का लोप यानी और जो छुपा हुआ है वो उसको दर्शा रहा है कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है ना, समझ गए। अब आगे हम लोग चलेंगे बहुब्रीहि समास की तरफ। ठीक है, आप लोग समझ गए जो द्वंद्व समास है वो किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व पद और उत्तर पद, और बीच में योजक चिन्ह और या अथवा का लोप होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है ना। और बहुब्रीहि समास जो है 4 नंबर ये हमारा बचा हुआ है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। अब ये बताइए बहुब्रीहि समास कहते किसे हैं, जहाँ पे क्या हो, दोनों में से कोई पद प्रधान न हो। ठीक है, न पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, कोई पद प्रधान नहीं होता है। और ये क्या करता है, दोनों पद मिल करके, पूर्व पद और उत्तर पद मिल करके क्या करता है, किसी तीसरे शब्द के तरफ, किसी तीसरे मेंबर के तरफ क्या करता है, इंगित करता हो, इशारा करता हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है ना, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि लंबोदर, जैसे कि लंबोदर, ये क्या हो, लंबा है जिसका उदर, इसका जो अर्थ है लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। ठीक है, ये गणेश भगवान की तरफ क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, संकेतिक कर रहा है। ठीक है ना, संकेत दे रहा है, यानी तीसरे पर्सन की तरफ। ठीक है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, जबकि दोनों मिल करके तीसरे पद के तरफ इंगित कर रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है ना। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, नीला है जो, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ यानी शिव। ठीक है। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके सिर पे अर्थात शंकर जी। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहा है, तीसरे पद की तरफ इंगित कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ गया। ठीक है, सारे के सारे बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है ना। जैसे ये चंद्रशेखर, ये क्या है, ये भी बहुब्रीहि समास है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि लंबोदर, नीलकंठ, चक्रपाणी, चंद्रमौली, ये सब जितने भी हैं जो क्या करता है, दोनों पद अपने आप में ना हो करके किसी तीसरे पद की तरफ इंगित करता है, किसी तीसरे पद को क्या करता है, प्रधान मानता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है ना, समझ गए। एक बार हम लोग रिपीट कर लें शुरू से कि क्या क्या इसमें बताया था। जैसे कि ये जो समास होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण होता है, यानी संक्षेप में लिखना। समास का जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए नए जो सार्थक शब्द होते हैं वे समास कहलाते हैं। समास के प्रकार होते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। सारे उपसर्ग अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जिस भी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है वे अव्ययी भाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में जो होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। सारे कारक चिन्ह, जिसमें जिस भी शब्द में कारक चिन्ह बीच में लगा हुआ है वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है ना, वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे कि राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, इसमें लगा हुआ है ना कारक चिन्ह, तो ये क्या होगा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है। कर्मधारय समास, जिसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें क्या, जैसे उसका एग्जाम्पल है हमने बताया अभी, नीलकंठ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, ये सब क्या है, पुरुष यानी कि जो उत्तम है वो विशेषण विशेष का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध दर्शाता है कर्मधारय समास में। ठीक है ना।
पुरुषोत्तम, पुरुष जो है विशेषण है और उत्तम जो है विशेष्य है, यानी कि उत्तर पद जो प्रधान होता है, विशेष्य होता है, उसमें वो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है ना। द्विगु समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ पे द्विगु समास कहलाता है। ठीक है। जैसे कि चौराहा, तिराहा, पंचवटी, नवग्रह, ये सब द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। ओके। और अगला जो 2 बचा हुआ है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, पूर्व और उत्तर, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है। द्वंद्व समास में उत्तर तथा पूर्व पद दोनों प्रधान होता है, जबकि बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है, और या अथवा जो भी हो, इसमें बीच में क्या होता है, छुपा हुआ होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का मतलब होता है बराबर। ठीक है। दोनों पद क्या होता है, बराबर होता है आपस में। जैसे कि अभी बताया हमने एग्जाम्पल में, दिन और रात, माता और पिता, भाई और बहन, पाप और पुण्य। ठीक है। उल्टा और सीधा, ये सब क्या हो गया, जो भी चीज़ें हैं दोनों की दोनों बराबर है, समान है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, वहाँ पे द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक है। बहुब्रीहि समास जो होता है, इसमें दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है। दोनों पद अप्रधान का मतलब, यानी कि इसमें उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या हो, प्रधान न हो करके किसी तीसरे पद की तरफ इंगित करता हो, इशारा करता हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है ना। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। ठीक है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक है। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथों में अर्थात विष्णु जी। ठीक है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर यानी कि कृष्ण जी। ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो आज हमारा जो समास जो है कंप्लीट हो गया, और आगे हम लोग कल समास से कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ओके, उसके बाद अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो बस आज हम लोग इतना ही पढ़े। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।